पृथ्वी ग्रह। कमरे के पंखे की हवा से उड़ रही उस सुनहरी लट से वीर की निगाहें हट नहीं रही थीं। उस लट के पीछे से झांक रही वो काली बड़ी आंखें, सुर्ख गुलाबी होंठ और वो सोने सी चमकती त्वचा को निहारता हुआ वीर मानो भरी क्लास में पीरियड शुरू होने से पहले वाला शोर भी सुन नहीं पा रहा था। 18 साल का खूबसूरत नौजवान वीर प्रिया को निहारता हुआ अपनी सीट को यूं पकड़े बैठा था मानो सीट छूट जाएगी और वो स्प्रिंग की तरह हवा में उछल जाएगा। उसके दिल की धड़कनें टीवी पर आने वाले म्यूचुअल फंड के ऐड की तरह पर्राटेदार चल रही थीं, मानो कह रही हों, रोमांटिक रिलेशनशिप आर सब्जेक्ट टू सोशल रिस्क, प्लीज रीड द गर्ल केयरफुली बिफोर प्रपोजिंग। पर दिल है कि मानता नहीं। वीर से अब रहा नहीं जा रहा था और वो अपने बैग से एक लाल गुलाब का फूल और एक पिंक कलर का कार्ड निकालता है और धीमे से जाकर प्रिया के सामने खड़ा हो जाता है। ये देखकर पूरी क्लास ऐसे शांत हो जाती है जैसे कोई टीचर आ गया हो। वीर हिम्मत जुटाकर प्रिया की तरफ गुलाब का फूल बढ़ा देता है और कह ही डालता है, आई लव यू प्रिया। प्रिया आव देखती है नताब और वीर को एक धक्का देकर दांत भींचते हुए धीमी आवाज में कहती है, शट अप, पीछे देख। वीर को बहुत अजीब लगता है। वो प्यार में आगे बढ़ना चाहता है और माशूका कह रही है कि पीछे देख। वो सोच ही रहा होता है कि तभी एक भारी आवाज से उसका ध्यान पीछे जाता है। ओ हीरो, आशिक आवारा, चल सीट पर बैठ जा, रिजल्ट अनाउंस करना है। अब वीर को एहसास होता है कि क्लास सच में टीचर को देखकर शांत हुई थी। भाई पोपट होने की भी कोई हद होती है। उस टीचर की ऐसी दहाड़ सुनकर जान चली जाए, ये आशिकी भला क्या चीज है। वीर धड़ाम से वहीं पर बैठ जाता है। क्लास में सभी बच्चे पास हो गए हैं सिवाय एक को छोड़कर। वीर रहे जा। मैथ्स टीचर की ये दूसरी दहाड़ सचमुच जानलेवा थी। सभी हंस पड़ते हैं, प्रिया भी। वीर के सपनों का जहाज उसके एम्बैरेसमेंट के समंदर में डूबता सा फील हो रहा था। उसे क्या पता था कि जिंदगी के कागज पर वो किस्मत की कलम से जो लव लेटर लिखने वाला था उसे मैथ्स के इक्वेशन खराब कर देंगे। इस रिजल्ट के अनाउंसमेंट की इससे बुरी टाइमिंग और नहीं हो सकती थी। बेचारा वीर, उसे तो लग रहा था कि पूरी क्लास में प्रिया ही सबसे ज्यादा उस पर हंस रही थी। तभी मैथ्स टीचर आके बिल्कुल वीर के सिर पर खड़ा हो जाता है और एक पेपर उसके सामने पटक कर कहता है, कल मुझे इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर तुम्हारे पेरेंट्स के साइन चाहिए, समझ गए? लंठ कहीं का। फिर एक ठहाका लगता है और उसमें फिर से सबसे तेज आवाज प्रिया की ही सुनाई देती है, लंठ कहीं का। प्रिया की हंसी जो वीर के मन के गार्डन में फूल खिला देती थी, वही हंसी आज उसके दिल के झोपड़े में आग लगा रही थी। वीर अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वो उठ के क्लास से बाहर चला जाता है। बेचारा वीर, इतनी समस्याएं तो टीवी सीरियल वाली डेली सोप की हीरोइन को भी कभी नहीं होती जितनी उसको आज हो गई थी। मैथ्स और प्यार में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसीलिए अपना वीर दोनों में ही फेल हो गया। अब पेरेंट्स से रिपोर्ट कार्ड साइन भी करवाना है। घर में मम्मी और बहन है, पापा तो अब रहे नहीं। बिजनेस राइवलरी में किसी ने उनका मर्डर कर दिया था। तब से ही शायद वीर का पढ़ाई में मन लगना बंद हो गया था। अरे आज तो बड़ी जल्दी आ गया। वीर ने एक टांग घर के अंदर डाली ही थी कि मां ने गोली की तरह सवाल दाग दिया, जैसे वीर दहलीज नहीं देश का बॉर्डर क्रॉस कर रहा हो। वीर भी तैयार था। उसने काउंटर फायर किया, अरे मम्मी जानती हो आज क्या हुआ है? मम्मी हड़बड़ा गई कि आखिर ऐसा क्या हो गया। इससे पहले वो कुछ पूछती वीर बोल पड़ा, अरे बवाल हो गया है मम्मी, बवाल। कॉलेज में वो जो हमारे मैथ्स टीचर है ना, उन्हें कुछ गुंडे पीटने आ गए। मम्मी की चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। वीर फिर बोला, सब कह रहे थे किसी औरत से चक्कर है उनका। अरे पर वो तो शादीशुदा है ना, अच्छे आदमी है भाई। मां ने चिंता जताई। अरे वही तो मां, तुम तो सब जानती हो उनके बारे में,
वेरी गुड, अब इस पेपर पर साइन कर दो। वीर ने चाल चली। क्या है इस पेपर में? मां ने पूछा। मैथ्स टीचर का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है मां। ये सभी बच्चों को और उनके पेरेंट्स को साइन करवा के देना है सर को, वरना डीन सर हमारे जो है ना, वो मैथ्स टीचर को जॉब से निकाल देंगे। वीर ये बोलकर मम्मी को ध्यान से देखने लगा कि उसका पैंतरा काम करता है या नहीं, पर हर बार की तरह आज भी काम कर ही गया। मम्मी ने झट से पेपर पर साइन कर दिया। पेपर पर साइन मिलते ही वीर ऐसे गायब हुआ जैसे माइथो सीरीज में काम होने के बाद नारद मुनि गायब होते हैं। चलो, एक प्रॉब्लम तो निपटी। वीर राहत की सांस लेता हुआ अपने कमरे के बिस्तर पर निढाल होकर गिरता है। वीर का कमरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वर्ल्ड वॉर 2 इसी कमरे में लड़ी गई थी। मम्मी और बहन को इस कमरे में आने की सख्त मनाही थी, इसीलिए कोई कमरा साफ भी नहीं कर पाता था। वीर ने अपने कान में ईयरफोन्स डाले और हेवी इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक लगा लिया। तभी अचानक उसी म्यूजिक के बीच से एक आवाज सुनाई दी, वीर पुत्र। यह आवाज जानी पहचानी थी। वीर दहशत में आ गया, पर इससे पहले वो कुछ कह पाता या कर पाता, उसके मोबाइल की स्क्रीन से डॉक्टर खुराना का हॉलोग्राम पॉपकॉर्न की तरह उछलकर बाहर आता है। उस हॉलोग्राम को अचानक देखकर वीर के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर जाता है। हार्ट अटैक करवाओगे क्या अंकल? वीर झल्लाता है। डॉक्टर खुराना का हॉलोग्राम बढ़कर अब वीर के कद का हो जाता है। वीर फिर झल्लाता है। आप इस तरह मेरी लाइफ में जब चाहे तब नहीं घुस सकते। खुराना उसकी भावनाओं को समझते हुए कंसर्न दिखाते हैं। पुत्र, तेरे पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी वजह से आज मैं जिंदा हूं, इसीलिए दुख होता है उनके बेटे को मैथ्स में फेल होता देखकर। आपको कैसे पता? वीर हड़बड़ा जाता है। पुत्र, तुझे तो पता है मैं साइंटिस्ट हूं। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम मेरी पहुंच से दूर नहीं है। तुम्हारी लाइफ में हो रही सभी चीजें पता है मुझे, और यही मेरी ड्यूटी है। शायद ऐसे ही मैं तुम्हारे पापा के एहसानों का बदला चुका सकूं। बेटा, मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ा सकता हूं ताकि तुम फेल ना हो। डॉक्टर खुराना ने वीर को दिल की बात बताई, पर 18 साल के वीर के लिए इन बातों का कोई मतलब नहीं था। इस उम्र में ज्ञान नहीं, फ्रीडम चाहिए होती है। डॉक्टर खुराना फिर वीर को कहते हैं, बेटा, तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी लैब में जॉब भी दे सकता हूं। तुम चाहो तो अभी से पैसे कमा सकते हो। तुम्हें नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। बेटा, तुम्हें पता है हमारी धरती एकमात्र ऐसा ग्रह नहीं है जहां पर जीवन हो। सच में और भी कई ऐसे ग्रह हैं। वीर सोचता है कि वैसे ही मेरी ग्रह दशा खराब चल रही है और अंकल नए ग्रहों के बारे में सिखा रहे हैं। आखिर कैसे पीछा छुड़ाऊं मैं इस गले पड़ू अंकल से। अब वो समझ चुका है कि डॉक्टर खुराना से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं था, इसीलिए उसने आसपास देखा और फिर अपना मोबाइल उठाकर पास रखे फिश बोल में डाल दिया। गुड़गुड़ करते मोबाइल के साथ डॉक्टर खुराना का हॉलोग्राम भी बंद हो गया। वीर ने अपने दोनों हाथों को ऐसे झटका जैसे कोई मुसीबत टल गई हो, पर आज फिर से वीर को मोबाइल टेबल लैंप के नीचे सुखाना पड़ेगा। दूसरे दिन दोस्तों की आवाज से वीर की नींद खुलती है और वीर को रियलाइज होता है कि वो आज फिर से कॉलेज के लिए लेट हो चुका है। फटाफट से तैयार होकर वो नीचे आता है। मां रोज की तरह ब्रेकफास्ट लेकर खड़ी है, जो भागता हुआ वीर झट से उठाता है और आगे बढ़ जाता है। तभी मम्मी पीछे से आवाज देकर उसे रोकती हैं। वीर के पास ज्यादा समय नहीं है, पर वो रुकता है। बेटा, तुम्हारे पापा को गए हुए आज पूरा 1 साल हो गया है। मां के मुंह से यह सुनकर वीर थोड़ा गंभीर हो जाता है। मां आगे कहती है, मैं समझती हूं तुम अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं निकले हो, पर बेटा पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारी मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। आखिर तुम्हें ही इस घर का सहारा बनना है बेटा। यह सब सुनकर वीर बहुत इरिटेट होता है, पर हां में सर हिला देता है। तभी मां अपने हाथ में दबाए 500 के 2 नोट निकालकर वीर के हाथ में रखते हुए ये कहती है कि वो जाके कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जाम दे दे,
ताकि उसका साल खराब ना हो, और वो पीछे पलटकर चली जाती है। ये सुनकर वीर हक्का बक्का रह जाता है। उसे एहसास हो गया था कि मां को उसके फेल होने के बारे में पता चल चुका है। तब भी मम्मी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। फिर वीर भी घर के बाहर की तरफ बढ़ जाता है। पापा की मौत के बाद वीर का पढ़ाई में मन लगना बिल्कुल बंद हो चुका था। वो बस रियलिटी से दूर रहना चाहता था। इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम के लिए मिले पैसों से वो दोस्तों के साथ फिल्म देखने चला जाता है। पूरे दिन कॉलेज छोड़कर मम्मी से मिले पैसों से मस्ती करने के बाद वीर के दोस्त वीर को घर छोड़ने आते हैं। घर के बाहर खड़े 3 लोग वीर की मम्मी पर चिल्ला रहे हैं। सारे दोस्त ये देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन वीर को एहसास हो गया था कि आज फिर उसकी बुआ और चाचा उसकी मां से प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई करने आई हैं। वीर दोस्तों के सामने एम्बैरेस्ड फील करने लगता है। प्रेरणा, आखिर तुम चाहती क्या हो? ये घर हमारे माता पिता का है और मेरा और मेरे भाइयों का इस पर बराबर का हक है। अब जब विहान भैया नहीं रहे तो हम उनकी पत्नी और बच्चों को परेशान नहीं करना चाहते। घर बेचने के बाद उनका जो भी हिस्सा बनेगा वो हम तुम लोगों को दे देंगे। लेकिन अगर तुम ये पूरी हवेली हड़पने की फिराक में हो तो हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, वीर की बुआ चिल्लाती है। तभी वीर के चाचा भी लपक पड़ते हैं। हाँ, या तो फिर हमें इस घर की कीमत के हिसाब से 3 करोड़ रुपए दे दो, या ये घर खाली करो ताकि हम इसे बेचकर पैसे आपस में बांट सकें। वीर की मम्मी और बहन सहमी हुई थीं। बहन तो मां को पकड़कर रोए जा रही थी। 3 करोड़ रुपए मैं कहां से लाऊंगी भाई साहब? वीर के पापा के जाने के बाद जो हमारी हालत है वो आप सबसे छुपी नहीं है, वीर की मम्मी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। यह सुनकर वीर के दोस्त वीर की तरफ देखने लगे। वीर को लगा जैसे उसकी इमेज का बंटाधार हो रहा है। अगर अभी उसने कुछ नहीं किया तो यहां भी लुटिया डूबी समझो। तभी वीर अब उस लड़ाई में कूद पड़ता है। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऐसे मेरे घर पर मेरी मां को आके धमकी देने की? वीर को ऐसे गुस्से में चिल्लाते देख सब हैरान रह जाते हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती? मेरे पापा ने आप लोगों की कितनी मदद की है। आप सबके फैमिली बिजनेस को अकेले बचाया है उस स्टार ग्रुप से, और स्टार ग्रुप से दुश्मनी की वजह से ही उनकी जान चली गई। अब उनके जाने के बाद आप लोग उनके परिवार को परेशान करने आते हैं। मम्मी उसे रोकने की कोशिश करती है। अब बेटा तू शांत हो जा। पर वीर का गुस्सा अब दहलीज पार कर चुका था। ए बच्चू, बिजनेस का छोड़ और इस घर की बात कर। यह घर हमारे फादर का है जिसमें हम सब भाई बहनों का बराबर का हिस्सा है। बड़े चाचा फुफकारे, अगर हमें इसमें हिस्सा नहीं मिला तो हम कोर्ट में जाएंगे, वरना बोल अपनी मां से कहीं से लाकर हमें 3 करोड़ रुपए दे दे। चुप, मां से क्यों बोलूं? मैं अपनी मां का बेटा वीर, मैं तुम सब से वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे 3 करोड़ लेकर तुम्हारे मुंह पर मारूंगा। वीर दहाड़ता है। दोस्तों के साथ खड़ी वो लड़की मुस्कुराती है, जिससे वीर का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अब निकलो मेरे घर से, वरना मैं कुछ गलत कर बैठूंगा। बेटा तेरे पास बस 6 महीने का समय है, देख ले क्या कर सकता है। ये बोलकर बुआ और बाकी चाचा वहां से चले जाते हैं। वीर की मम्मी हैरानी में उसे देखती रह जाती है। वीर भी घर के अंदर चला जाता है। स्टाइल मारने के चक्कर में 3 करोड़ देने के बाद तो वीर बोल आया था, पर वो इतने पैसे लाएगा कहां से? उसने तो अपनी समस्या और बढ़ा ली थी कि तभी उसे डॉक्टर खुराना का ख्याल आता है। 3 करोड़ जुटाने की चिंता में वीर अपने कमरे में चहलकदमी कर रहा था। तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है। खुराना अंकल। खुराना का नाम लेते ही खुराना का होलोग्राम फिर उसके मोबाइल में अचानक से अपीयर होता है, जिसे देखकर हर बार की तरह वीर डर जाता है। आप पुत्र, तूने मुझे बुलाया? खुराना बोलता है। अंकल आप अलादीन के जिन हो क्या कि मैं आपका नाम लेता हूं और आप अपीयर हो जाते हो? वीर जेन्युइनली ये जानना चाहता है। खुराना हंसता है। अरे बेटा, मैंने तुम्हारे मोबाइल पर वॉइस कमांड इंस्टॉल कर दिया था ताकि किसी भी मुसीबत में तुम मुझको बुलाओ तो मैं जल्द से तुम्हारी मदद के लिए आ सकूं। यह सुनकर वीर उनसे पूछना चाहता है कि आपको इसके अलावा कोई और काम धंधा है कि नहीं,
पर पैसा न मिलने के डर से वो नहीं पूछता, चुप रह जाता है। बोल पुत्र, क्या हेल्प चाहिए तुझे? खुराना पूछता है। हेल्प तो चाहिए अंकल। वीर बोल ही रहा था कि खुराना बोलता है, तो फिर आ जाओ मेरी लैब। लैब भी घुमा दूंगा और बातें भी कर लेंगे। मैंने तुम्हारे मोबाइल पर लोकेशन भेजा है, देखो। ओके, सी यू सून। ये बोलकर खुराना फोन काट देता है। इतनी तेजी में ये सब होता है कि वीर प्लेजेंटली सरप्राइज रह जाता है। वो सोचता है कि खुराना इतना बड़ा साइंटिस्ट है तो 3 करोड़ तो होने ही चाहिए उसके पास। वीर खुराना के दिए हुए पते पर पहुंच जाता है और चारों तरफ देखता है। वो किसी बड़े ऊंचे कांच वाली बिल्डिंग की कल्पना लिए चारों तरफ देख रहा है। आखिर इतने बड़े साइंटिस्ट हैं खुराना अंकल, तो उनका ऑफिस भी तो शानदार ही होगा। पर वहां तो बस एक टूटा फूटा मकान दिख रहा था। वीर कंफ्यूज था कि तभी उस टूटे फूटे मकान से खुराना भागता हुआ बाहर आता है। अरे पुत्र, तू आ गया। वेलकम 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 इन माय लैब। खुराना की बात सुनकर वीर के मन में बस एक ही ख्याल आता है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। खुराना उसका हाथ पकड़ के लगभग घसीटते हुए अंदर ले जाता है। अंदर आने के बाद का नजारा देखकर वीर को लगता है, भैया गई भैंस पानी में। कबाड़ी की दुकान भी उस घर से ज्यादा अच्छी थी। अब वीर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया और अपना सवाल दाग ही देता है। अंकल, आप तो कह रहे थे कि आप बड़े साइंटिस्ट हैं। इस पर खुराना हड़बड़ाता है। हाँ हाँ, क्यों क्यों किसी ने कुछ और बोला है क्या? वीर सरकास्टिक होकर कहता है। नहीं, वो इतना बड़ा ऑफिस देखकर लग रहा है। वीर बोल ही रहा होता है कि खुराना पास लगे एक बटन को दबा देता है, जिससे पूरा का पूरा फ्लोर हरकत में आ जाता है और किसी लिफ्ट की तरह नीचे जाने लगता है। वीर लगभग लड़खड़ाते हुए गिरने वाला होता है, पर खुराना उसे सहारा देता है। ये क्या है अंकल? हाँ, वीर घबरा कर कहता है, पर उसके जवाब में खुराना बस मुस्कुराता है। वीर ऐसी सिचुएशन में उसे मुस्कुराते हुए देखकर गालियां देना चाहता है, पर बाद में पैसे ना मिलने के डर से वो चुप ही रह जाता है। अब वो लिफ्ट रुकती है और एक दरवाजा खुलता है। एक तेज सफेद रोशनी से वीर की आंखें चुंधिया जाती हैं और वो अपनी आंखें मींचने लगता है। उन मींची हुई आंखों से वो जो देखता है तो बस उन्हें देखता ही रह जाता है। एक बड़ी विशाल लैब, जहां हर जगह हाईटेक मशीन्स लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं जिसमें अलग अलग डेटाज और वीडियोस चल रहे हैं। बड़े बड़े ट्यूब्स में से फ्यूम्स निकल रही हैं और रोबोटिक हैंड्स अपने अपने काम में लगे हुए हैं। ये खुराना की लैब से ज्यादा आयरन मैन का वर्कशॉप लग रही थी। वीर को लगता है जैसे वो अपने सपनों की दुनिया में पहुंच गया है। वाह अंकल, ये तो तहलका है। वीर के मुंह से निकले हुए शब्दों को सुनकर खुराना ऐसे खुश होता है जैसे अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनकर कोई लड़की खुश होती है। मेरी लैब है, मेरा, खुराना अपनी तारीफ करते हुए कहता है और अपनी मशीन्स को ऐसे देखने लगता है जैसे मशीन्स ना होकर उसके पालतू जानवर हों। बोल पुत्र, तुझे क्या हेल्प चाहिए? तू जो बोलेगा मैं दूंगा, आखिर तू मेरा यार का पुत्र है। खुराना बड़े प्यार से वीर को पूछता है। वीर भी इतनी फ्रीडम पाके धड़ल्ले से बोल देता है, अंकल 3 करोड़ रुपए चाहिए। ये सुनते ही खुराना अपनी ही मशीन्स पर फिसलते हुए नीचे गिरते गिरते बचता है और खुद को संभालते हुए हैरानी से पूछता है, 3 करोड़? हाँ अंकल, आप तो दे ही सकते हो। वीर पूछता है। खुराना अब खुद को स्ट्रेट करते हुए सीरियस होकर वीर को समझाता है, देख पुत्र, ये सब जो तू देख रहा है ना, ये मेरा पर्सनल नहीं है, ये सब सरकार ने दिया है। उसके बाद वो रुआंसा होकर कहता है, 3 करोड़ तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखे हैं, तो तुझे कैसे दे दूं? खुराना की ऐसी दयनीय हालत देखकर वीर को और गुस्सा आ रहा होता है। मतलब आप मेरी मदद नहीं कर सकते? कर सकता हूं और करूंगा पुत्र, करूंगा ना। तू चाहे तो मैं इस लैब में तुझे जॉब दे दूंगा, 20,000 सैलरी भी दिलवा दूंगा, सच्ची।
20,000 सैलरी। मैथ्स में वीर ज्यादा अच्छा नहीं था, पर वो अपने मोबाइल को निकालकर कैलकुलेट करता है और पता है कि 20,000 मंथली सैलरी में तो उसे 3 करोड़ जुटाने में 125 साल लग जाएंगे। अरे अंकल, इतने दिनों में तो मेरे पोते भी बूढ़े हो जाएंगे, फिर पैसों का क्या करूंगा? खुराना मजबूर है और वीर गुस्सा। वीर वहां से जाने ही वाला होता है कि उसकी नजर एक लाल रंग के टेलीफोन बूथ पर पड़ती है जो लकड़ी का लग रहा था। वीर हैरान होता है कि इतने हाईटेक लैब में यह पुराने जमाने का टेलीफोन बूथ क्या कर रहा है। वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए खुराना से उस बूथ के बारे में पूछता है। सवाल सुनकर खुराना की मानो आंखें चमक जाती हैं और जैसे 5th क्लास का बच्चा पोम सुनाता है, वैसे ही खुराना उस बूथ के बारे में वीर को बताने लग जाता है। वीर, ये तो सभी जानते हैं कि पूरे यूनिवर्स में पृथ्वी ऐसा प्लेनेट है जहां पर जीवन पाया जाता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में साइंटिस्ट को पृथ्वी जैसे ही कुछ ऐसे प्लैनेट्स का पता चला है जहां पर साइंस ऑफ लाइफ पाए गए हैं। हमारे जैसे ही लोग, हमारे जैसे ही जानवर और हमारे जैसे ही पेड़ पौधे, लेकिन देखने में हमसे काफी अलग। आम भाषा में ऐसे लोगों को हम एलियंस यानी कि दूसरी दुनिया के लोग कहते हैं। डॉक्टर खुराना वीर को समझाते हुए कहते हैं और वीर उनकी बात को समझने की कोशिश करता है। एलियंस? जैसे पीके मूवी में आमिर खान था? पर अंकल, ऐसे लोग तो बस फिल्मों और किस्से कहानियों में ही होते हैं ना। मेरा मतलब है कि असल जिंदगी में मैंने तो आज तक कोई भी एलियन नहीं देखा। हाँ, बचपन में मेरा सपना था कि मेन इन ब्लैक मूवी की तरह मेरा भी किसी एलियन से आमना सामना हो जाए, पर फिर मैं बड़ा हो गया और इस सपने को मजाक में लेने लग गया, क्योंकि मैं समझ गया था कि यह सब सिर्फ किस्से कहानियों में होता है। डॉक्टर खुराना की बात सुनकर वीर काफी कंफ्यूज था। डॉक्टर खुराना ने मुस्कुराते हुए वीर से कहा, हमारी फिल्में और कहानियां कहीं ना कहीं हमारी असल जिंदगी से ही तो जुड़ी होती हैं वीर, और अब तो साइंस ने भी इस बात को मान लिया है कि एलियंस होते हैं। खैर, अब यह बात तुमसे कैसे जुड़ी हुई है, मैं उस बारे में तुम्हें बताता हूं। और फिर वीर ध्यान से उनकी बातें सुनने लगता है। पिछले कुछ सालों से हमारी एजेंसी टाइटन ग्रह में एक सीक्रेट मिशन चला रही है, जहां हर साल हम कुछ लोगों को टाइटन ग्रह पर भेजते हैं। दरअसल उस ग्रह पर डेवलपमेंट अभी भी अपनी पहली स्टेज पर है, इसीलिए वहां के लोग अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए हैं। वहां कई लोग ऐसे हैं जो कि ना तो पूरी तरह से इंसान हैं और ना ही पूरी तरह से जानवर। मतलब उनके शरीर के कुछ हिस्से तो इंसानों जैसे हैं, लेकिन उनकी हरकतें और दिमाग जानवरों जैसा है। साथ ही साथ वहां कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो विकसित होकर बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं। इस तरह के लोग और जानवर उस ग्रह के उन लोगों के लिए खतरा हैं जो पूरी तरह डेवलप हो चुके हैं और जिनकी इंटेलिजेंस भी हम जैसी ही है। लेकिन उन लोगों के साथ साथ ऐसे जानवर और लोग हमारी पृथ्वी के लिए भी खतरा बन सकते हैं। इसीलिए हर साल हम अपने प्लैनेट से कुछ लोग टाइटन ग्रह पर भेजते हैं, ताकि वो लोग हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे खतरे को वहीं पर खत्म कर सकें। ये टेलीफोन बूथ उसी टाइटन ग्रह पर जाने का पोर्टल है। वीर कंफ्यूज्ड है और सवाल पूछता है, अंकल, जब उस ग्रह पर इतना खतरा है तब लोग वहां जाते ही क्यों हैं? हाँ? खुराना मुस्कुराता है और कहता है, पैसे कमाने और ताकत पाने के लिए। वीर प्लेजेंटली सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि लोग कितने पैसे कमा सकते हैं वहां पर? अनलिमिटेड, समझ रहे हो? अनलिमिटेड। खुराना इस तरह से खुश होकर बोलता है जिससे वीर को यकीन हो जाए कि उसकी पैसों की समस्या भी टाइटन ग्रह पर जाकर खत्म हो सकती है। वीर सोचने लगता है। वीर को देखकर खुराना को भी एहसास होता है कि वीर टाइटन के बारे में सोच रहा है। खुराना तुरंत ही वीर के सपनों पर पानी फेरते हुए कहता है, नहीं नहीं, पर तुम वहां नहीं जा सकते, इसलिए सोचो भी मत। वीर हैरान हो जाता है, अरे भाई, तुम मेरे जिगरी दोस्त के इकलौते बेटे हो, यानी मेरे भी बेटे जैसे ही हुए। मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। तुम घर जाओ और कोई और रास्ता ढूंढो पैसे जुटाने का। ये कहते हुए खुराना वीर को उसकी लैब से बाहर जाने को कह देते हैं। हालांकि वीर घर की ओर निकल जाता है, पर
खुराना की बात उसके दिमाग में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह घूम रही थी। पर साथ में अफसोस भी है कि वो परिवार के लिए पैसे नहीं जुटा पाया। वीर जैसे ही घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके लफंटर दोस्तों की टोली बाहर ही उसका इंतजार कर रही है। वीर समझ जाता है कि वो लोग कल वाली बात पर उससे सवाल पूछेंगे और वो एम्बैरेस होगा। इसीलिए जैसे ही वो दोस्तों से मिलता है खुद ही सारी कहानी सुनाना शुरू कर देता है कि कैसे उसके फादर ने उसके डूबते हुए फैमिली बिजनेस को संभाला और उसकी बुआ और चाचा की शादियां करवाईं, उन्हें घर दिलवाया, उनकी वजह से स्टार ग्रुप से पंगा भी लिया जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। पर उनके जाने के बाद उसकी बुआ और चाचा उन्हें दादाजी के घर से निकालना चाहते हैं। वीर की कहानी सुनकर सभी दोस्त उसे सिंपैथी दिखाते हैं। अभी अभी जवान हो रहे लड़कों के खून में कुछ ज्यादा ही उबाल होता है, पर दिमाग उतना ही कम होता है। ऐसे ही दिमाग से वीर के दोस्त उसे सलाह देते हैं कि वीर को बुआ के घर से जाके इस घर के प्रॉपर्टी के पेपर्स चुरा लेने चाहिए। उसके बाद बुआ हो या चाचा कोई भी उन पर घर खाली करने के लिए लीगल एक्शन नहीं ले पाएगा और उसे 3 करोड़ रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे। वीर भी तो उसी उम्र का है, उसे भी आइडिया जम जाता है। वो डिसाइड करता है कि कल रात वो बुआ के घर में कागज की चोरी करने जाएगा। शाम ढलने को है। वीर और उसके 2 लफंटर दोस्त प्लानिंग के हिसाब से बुआ के घर के बगल वाली झाड़ियों में छुप के सबके सो जाने का इंतजार कर रहे हैं। पॉप कल्चर को रियलिटी समझने वाले लड़कों ने पूरी जेम्स बॉन्ड वाली प्लानिंग कर रखी थी कि जैसे ही घर की बत्ती बुझेगी वीर बाउंड्री क्रॉस करके अंदर जाएगा, फिर पाइप से चढ़ के खिड़की पर जाएगा और खिड़की खोलकर पेपर चुराएगा और भाग जाएगा। पर जिंदगी जेम्स बॉन्ड की मूवी से थोड़ी अलग होती है। तभी बत्ती बुझती है, वीर खुद को जेम्स बॉन्ड समझते हुए बाउंड्री क्रॉस करता है और फिर पाइप से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। पर यह इतना आसान नहीं है। जल्द ही उसे रियलाइज हो जाता है कि जेम्स बॉन्ड मूवी में बहुत गलत दिखाते हैं। बेचारा कई खरोच और चोट लगाते हुए किसी तरह पाइप से छत पर चढ़ ही जाता है और जैसे ही खिड़की खोलकर अंदर जाने की कोशिश करता है कि सिक्योरिटी का अलार्म बज उठता है। रात के उस सन्नाटे में शोर भर जाता है और घर की सारी बत्तियां जल जाती हैं। वीर सपोर्ट के लिए अपने दोस्तों की तरफ देखता है, पर वो तो अलार्म बजते ही रफू चक्कर हो चुके थे और वीर को अधर में लटकता हुआ छोड़ गए थे। तभी बुआ और उनकी फैमिली बाहर आते हैं और वीर रंगे हाथों पकड़ा जाता है। जल्द ही पुलिस आ चुकी थी और वीर को चोरी के इल्जाम में पकड़कर ले जाने वाली होती है कि तभी बुआ ने चाचाओं को भी बुला लिया जो पास ही में रहते हैं। वीर की स्थिति काटो तो खून नहीं वाली थी। उसे डर था कि कहीं मम्मी को पता न चल जाए। क्यों बे बच्चू, तूने क्या सोचा इतनी आसानी से हमारे 3 करोड़ गटकने देंगे तुझे? बुआ झल्लाई। इसकी मां को फोन करो, उसे भी तो पता चले कि उसका सपूत क्या कर रहा है। चाचा तहाड़े। नहीं नहीं, मम्मी को फोन मत करना, वीर गिड़गिड़ाया। मम्मी को पता चला तो वो टूट जाएंगी। ये सुनकर बुआ और चाचा एक दूसरे से नैन मटक्का करते हैं और फिर वीर को कहते हैं, देख बे छोकरे, मैं तुझे छोड़ दूंगी और ये चोरी का इल्जाम भी वापस ले लूंगी, लेकिन तुझे अपनी मां को मनाकर वो हवेली बिकवानी होगी, समझा? तू तो समझदार है ना, समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूं? बुआ प्यार से धमकाते हुए बोलती है, और अगर वो हवेली अगले महीने तक खाली नहीं हुई तो याद रख, पुराने मकानों में आग बड़ी आसानी से लग जाती है। चाचा ने धमकी देते हुए इतनी बड़ी बात बोल दी जिससे वीर का अस्तित्व ही हिल गया। उसे एहसास हो गया था कि उसकी इस छोटी सी गलती का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। अब बात सिर्फ पैसे की नहीं रह गई थी, वीर की मां और बहन की सुरक्षा की भी थी, क्योंकि ये लालची लोग उस हवेली को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। वीर को अब अपनी बचकानी हरकत पर बहुत गुस्सा आता है और उसकी बुआ और चाचा उसे धमकी देकर बाहर निकाल देते हैं। इस घटना ने वीर का अस्तित्व झकझोर कर रख दिया था। अब वो समझ चुका है कि पैसे कमाने का बस एक ही रास्ता है, टाइटन पर जाना। दूसरे दिन
सुबह वीर कॉलेज के बहाने से निकलकर सीधे खुराना के ऑफिस पहुंच जाता है। खुराना अपनी लैब में नहीं था। वीर उसे आवाज देता है पर कोई रिप्लाई नहीं आता। वीर बेचैन हो जाता है। उसे बहुत जल्दी है अब टाइटन पर जाकर पैसे कमाने की। अल्हड़पन और हड़बड़ी में उसने खुराना का इंतजार नहीं किया और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही कोशिश करेगा। तभी वीर सामने रखे टेलीफोन बूथ में एंटर करता है। उस बूथ में बस एक ही लाल रंग का बड़ा सा बटन लगा था। वीर आसपास देखता है और उस बटन को दबा देता है। बटन दबते ही बूथ के अंदर मानो रोशनी की बाढ़ सी आ जाती है। तरह तरह के रंग चारों तरफ से वीर के शरीर पर पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे बूथ में धुआं भरने लगता है। वीर उस धुएं को अपने पांव से उठकर कंधों तक पहुंचते हुए देखकर पैनिक हो जाता है और उस बटन को फिर से दबाने के लिए ढूंढने लगता है। तभी वो बूथ जोर जोर से शेक करता है और पूरी तरह से वीर धुएं के आगोश में समा जाता है। छटपटाते हुए वीर को आखिर वो बटन मिलता है और वो उसे दबा देता है। इसी के साथ बूथ शेक करना बंद कर देता है और एक क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुलता है। वीर आव देखता है न ताव, बाहर भाग कर आता है और खांस खांस कर अपने फेफड़ों को साफ करता है। ये सब करते हुए उसे नोटिस होता है कि वो खुराना की लैब में नहीं है। वो अपने चारों तरफ देखता है। एक बिल्कुल सफेद कमरा है चारों तरफ और उसमें बस एक दरवाजा लगा है। वीर घबरा जाता है और वो झट से दरवाजा खोलकर बाहर जाता है। दरवाजे से बाहर जाते ही वीर की दुनिया बिल्कुल बदल जाती है। उसकी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं, दिल की धड़कनें और तेज हो जाती हैं। वो अपने चारों तरफ देखता है तो उसे लगता है कि वो जैसे स्वर्ग में आ गया हो। बड़े बड़े पहाड़ आकाश और धरती के बीच तैर रहे हैं। पेड़ों के पत्तों पर इतने रंग उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे थे। जमीन पर बिछी घास भी ऐसी चमक रही थी जैसे उनमें छोटे छोटे लेप बल्ब लगे हुए हों। हवा में भी जो स्वच्छता और खुशबू है वैसा पूरे जीवन में कभी महसूस ही नहीं हुआ। वो मंत्र मुग्ध सा चारों तरफ देख ही रहा होता है कि एक दहाड़ से उसका ध्यान पीछे की तरफ चला जाता है। पीछे की तरफ मुड़कर जो वो देखता है तो ऐसा लगता है कि जैसे उसकी धड़कन ही एक पल के लिए रुक गई हो। अचानक से उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और पांव बेजान से जमीन पर गड़ जाते हैं। वो देखता है उसके ठीक सामने एक अजीब सा जानवर खड़ा है। उसका सर शेर के जैसा है पर शरीर गेंडे के जैसा। आइस एज के लायंस की तरह बड़ी बड़ी टांग बाहर लटक रही है। पूरे सर पर टेंटिकल्स निकले हुए हैं। उसे देखने के बाद वीर चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पाता। तभी वो जानवर वीर की तरफ छलांग लगा देता है, पर इससे पहले कि वो वीर तक पहुंच पाता एक भाला उड़ता हुआ आकर उस जानवर से टकरा जाता है और वो जानवर छिटक कर दूर जा गिरता है। वीर हैरान होकर भाले की दिशा में देखता है। एक अजीब से घोड़े पर सवार गहरे हरे रंग का लबादा ओढ़े एक घुड़सवार अपने दोनों हाथों में तलवार लिए उस जानवर के पीछे जाता है। पर जाते हुए वो घुड़सवार एक पल के लिए रुक के पीछे मुड़ता है, जिससे उसके लबादे का हुड नीचे सरकता है और उसके अंदर से काले घने बाल हवा में लहरा जाते हैं। वो घुड़सवार एक लड़की थी, बेहद खूबसूरत लड़की, जिसकी काजल से भरी बड़ी बड़ी आंखें जब वीर को घूरती हैं तो वीर को लगता है जैसे उसका दिल कूद कूद कर सीने से बाहर आ जाएगा। योद्धा के वेश में इतना मासूम चेहरा, ये कॉम्बिनेशन सच में कातिल था। वो लड़की वापस आगे मुड़कर उस जानवर के पीछे चली जाती है। वीर उसे आवाज लगाने ही वाला होता है कि तभी एक हाथ आकर उसे खींच ले जाता है। वीर खुद को फिर से धुएं से घिरा पाता है और जब धुआं छटता है तो वीर देखता है कि उसके सामने डॉक्टर खुराना खड़े हैं और बेहद गुस्से में उसे घूर रहे हैं। ये क्या बेवकूफी करने जा रहे थे तुम्हें जिम्मेदारी का कोई एहसास है या नहीं? डॉक्टर खुराना भड़कते हुए वीर को डांटते हैं। वीर जानता है कि वो कोई जवाब देने की हालत में नहीं है। उसकी इस गलती से उसकी जान भी जा सकती थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता आज? तुम समझते हो? तुम समझते क्यों नहीं कि वीर तुम अभी बच्चे हो, यह खतरनाक खेल तुम्हारे लिए नहीं है। डॉक्टर खुराना कंसर्न दिखाते हैं, पर वीर
अब गंभीर हो चुका था। अंकल, ये खेल खेलना मेरा शौक या कोई इंटरेस्ट भर नहीं है, अब ये मेरी जरूरत बन चुका है। वीर की बात सुनकर खुराना शांत होकर उसे सुनने लगता है। अब वीर उन्हें पिछले 12 घंटे में होने वाली सारी घटनाएं विस्तार से बताता है और उन्हें समझाता है कि उसका टाइटन पर जाकर पैसे कमाना कितना जरूरी है। उसकी बातों को सुनकर डॉक्टर खुराना गहरी सोच में पड़ जाते हैं और वीर मायूस होकर वहीं बैठ जाता है। काफी सोचने के बाद डॉक्टर खुराना कहते हैं, ठीक है, तुम अगर टाइटन पर जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर वहां जाने से पहले वहां के बारे में सब कुछ जानना होगा तुम्हें। मैं तैयार हूं अंकल। ये बोलकर वीर अपना पूरा कंसंट्रेशन डॉक्टर खुराना पर लगा देता है। डॉक्टर खुराना अब वीर को टाइटन के बारे में विस्तार से बताना शुरू कर देते हैं। सुनो, टाइटन ग्रह पर हमारा बेस देव आश्रम के नाम से है। तुम टेलीपोर्ट होकर वहीं पर बने अपने कमरे में जाओगे, लेकिन वीर, वहां गुजारा करना इतना आसान नहीं होगा। समय समय पर अपनी ताकत और काबिलियत बढ़ाने के लिए तुम्हें लेवल्स पार करने होंगे, और वो तब होगा जब तुम्हें जीन पॉइंट्स मिलेंगे, और वो तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम वहां एलियंस का शिकार करके उनकी एनर्जी हासिल करोगे। ये काफी कुछ वैसा ही है जैसे तुम्हारी वीडियो गेम्स की दुनिया में होता है, बस फर्क इतना है कि यहां पर खतरा असली है। तुम्हारी एक छोटी सी चूक तुम्हारी जान भी ले सकती है, और वीडियो गेम्स की तरह यहां तुम्हें दूसरा मौका भी नहीं मिलेगा। जितनी आसानी से डॉक्टर खुराना ये सब कह रहे थे, वीर जानता है कि ये उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। टाइटन ग्रह वैसे तो दिखने में हमारी पृथ्वी जैसा ही है, लेकिन फिर भी हमारी पृथ्वी से काफी अलग है, और इसीलिए वहां के नियम भी अलग हैं। इस दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों ही बेवजह है, क्योंकि वहां के लोग अभी भी डेवलप हो रहे हैं। इसीलिए वहां कोई भी साइंटिफिक या टेक्निकल इक्विपमेंट काम नहीं करते। दूसरे शब्दों में कहूं तो वहां मशीन गन से ज्यादा एक स्टील का खंजर तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। मिसाइल्स और न्यूक्लियर हथियार भी वहां किसी काम के नहीं होंगे। यहां तक कि वहां पर मोबाइल फोन या ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं चलेंगे। सब कुछ ठीक वैसे ही होगा जैसे कि पृथ्वी के डेवलपमेंट के पहले चरण के समय था। वीर बहुत ही ध्यान से डॉक्टर खुराना की बात सुन रहा था। यह सुनने में भले ही किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा हो, पर असल में काफी दिलचस्प था। और हैरानी की बात तो यह थी कि वीर को इसमें और ज्यादा रुचि आ रही थी और वो आगे सुनने के लिए उत्सुक था। अब तुम पूछोगे कि जब टाइटन ग्रह पर कोई भी मॉडर्न तकनीक काम नहीं करेगी तो तुम वहां पर गुजारा कैसे करोगे? तो वीर, टाइटन ग्रह पर सब कुछ प्राचीन दौर की पृथ्वी जैसा ही है, इसीलिए वहां गुजारा करने के लिए तुम्हें भी प्राचीन दौर के तौर तरीकों को अपनाना होगा। जैसे कि गैस की जगह तुम्हें लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना होगा। अर्ली मैन की तरह फल और सब्जियों से अपना पेट भरना होगा। दूसरे शब्दों में कहूं तो जिन सब चीजों के तुम आदी हो ना, उनमें से तुम्हें वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। लड़ाई के लिए भी तुम्हें हथियारों की जगह प्राचीन समय की मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करना होगा, जिसकी समझ तुम्हें बहुत अच्छे से है। और इसीलिए इस मिशन के लिए मैं तुम्हें टाइटन ग्रह पर भेजने के लिए तैयार हुआ हूं। लेकिन सिर्फ प्राचीन मार्शल आर्ट्स की समझ होना ही काफी नहीं है। टाइटन ग्रह पर उन खतरनाक एलियन से लड़ने के लिए तुम्हें इसी मार्शल आर्ट्स की बेसिक में कई तरह की अलग अलग तकनीकें जोड़नी होंगी, जिसकी ट्रेनिंग तुम्हें टाइटन ग्रह पर भेजने से 1 महीना पहले यहां पर दी जाएगी। इसके अलावा टाइटन पर अपनी ताकत बढ़ाने और एलियंस का सामना करने के लिए तुम्हें एक और चीज की मदद मिलेगी, और वो है एलियंस की डेविल सोल। लेकिन इस तरह की शक्ति तुम्हें यहां नहीं बल्कि टाइटन ग्रह पर ही मिलेगी। जब वहां पर तुम किसी एलियन को मारोगे ना, तो ही तुम उसकी डेविल सोल हासिल कर सकते हो। एक बार जब तुम किसी एलियन की डेविल सोल हासिल कर लेते हो, तब या तो अपने रूप को उसी एलियन की तरह बदल सकते हो या फिर उसे कवच या ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तुमने किस तरह के एलियन को मारा है। इसके अलावा तुम टाइटन ग्रह के फल और सब्जियों के सूप से भी जीन पॉइंट्स हासिल कर सकते हो, पर उसकी मैं ज्यादा गारंटी नहीं दे सकता। बाकी जैसे जैसे तुम डेवलप होगे वैसे वैसे तुम्हारे जीवन के साल भी बढ़ते जाएंगे। देव आश्रम में डेवलपमेंट के 4 चरण होते हैं, और जैसे जैसे तुम्हारे डेवलपमेंट के चरण पूरे होते जाएंगे वैसे वैसे तुम अगले चरण के लिए क्वालिफाई करते जाओगे।
तुम्हारी भाषा में समझाऊं तो ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से तुम्हारे वीडियो गेम का कैरेक्टर अपग्रेड होता है, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे जीन पॉइंट्स पर निर्भर करता है। तुम्हारे जीन पॉइंट्स जितने ज्यादा ताकतवर होंगे उतनी जल्दी तुम डेवलप होकर अगले चरण पर पहुंच जाओगे, और जितनी जल्दी तुम अगले चरण पर पहुंचोगे तुम उतने ही ज्यादा ताकतवर होगे और खतरनाक से खतरनाक एलियंस का सामना कर पाओगे। डॉक्टर खुराना की बात सुनकर वीर बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है, पर एक सवाल अभी भी वहीं का वहीं था। ऐसा सब करके उसकी परेशानी कैसे हल होगी? इसी बारे में वो डॉक्टर खुराना से पूछता है। टाइटन ग्रह के एलियंस 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। पहले आम एलियंस, दूसरे प्राइमरी एलियंस यानी कि वो जो डेवलप होना शुरू हो चुके हैं, तीसरा म्यूटेंट एलियंस यानी वो जो पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं, और चौथे सेक्रेड ब्लड एलियंस। अलग अलग एलियंस के अलग अलग जीन पॉइंट्स होते हैं जो तुम्हें उनकी एनर्जी हासिल करके मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ तुम अपने शिकार को बेचकर भी पैसे कमा सकते हो। और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई और तुम किसी ताकतवर एलियन जैसे म्यूटेंट एलियन या सीक्रेट ब्लड एलियन का शिकार कर लेते हो तो उस एलियन की डेविल सोल या हथियार बेचकर तुम आसानी से करोड़ों कमा सकते हो। डॉक्टर खुराना की बात सुनकर वीर की आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन वीर, यह इतना आसान नहीं होगा। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, टाइटन ग्रह पर खतरा काफी ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात, वहां पर तुम अकेले पृथ्वीवासी नहीं होगे। तुम्हारे अलावा और भी कई लोग वहां पर तुमसे पहले से मौजूद और तुमसे ज्यादा ताकतवर भी हैं। इसीलिए वहां तुम्हें सिर्फ एलियन से ही नहीं लड़ना है, बल्कि अपने आप को दूसरों के सामने प्रूव भी करना है। तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ वहां पहले से मौजूद पृथ्वीवासियों से ही नहीं बल्कि खुद से भी होगा। तुम जितना जल्दी खुद को ताकतवर बनाओगे उतनी ही जल्दी खतरनाक एलियंस को मारकर पैसे कमा पाओगे। लेकिन एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूं कि अगर इस सीक्रेट मिशन में तुम्हें कुछ हो जाता है तो हमारी एजेंसी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी, क्योंकि सरकार को हमारे इस मिशन के बारे में कुछ नहीं पता है। इसीलिए अब मैं फैसला तुम पर छोड़ता हूं। अगर तुम यह खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो तो मैं अभी ही तुम्हारे टाइटन ग्रह जाने की सारी तैयारी शुरू कर देता हूं, नहीं तो फिर हम कोई और रास्ता सोचेंगे। फैसला तुम्हारा है, अच्छे से सोच लो पहले। इतना कहकर डॉक्टर खुराना रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं और वीर उनकी बातों पर गौर करते हुए सोच में पड़ जाता है। डॉक्टर खुराना की बातों से वीर को एक बात तो साफ हो गई थी कि टाइटन ग्रह में वाकई बहुत खतरा है, लेकिन अगर वो वहां नहीं गया तो 3 करोड़ जैसी बड़ी रकम को इतने कम समय में इकट्ठा करने का शायद कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अगर वो इस सीक्रेट मिशन पर जाता है तो उसकी जान को खतरा है, और अगर वो इस सीक्रेट मिशन पर नहीं जाता और यहीं पृथ्वी पर रहता है तो उसका परिवार बेघर हो जाएगा। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद वो अंत में एक फैसले पर पहुंच जाता है। अंकल, मैं टाइटन ग्रह के इस सीक्रेट मिशन पर जाऊंगा। वीर का फैसला सुनकर डॉक्टर खुराना को बेहद खुशी होती है। कहीं ना कहीं उन्हें वीर से उम्मीद भी यही थी, और वीर पूरी तरह से उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा था। लेकिन फिर भी वो वीर को एक बार फिर से सोचने के लिए कहते हैं। अंकल, मैंने ये फैसला अच्छे से सोच समझ कर लिया है। जब तक जिंदगी में कोई चैलेंज ना हो तब तक जिंदगी जीने में मजा नहीं आता, और ये तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज है। मेरे लिए इससे ज्यादा रोमांचक बात क्या होगी कि जिन सुपर हीरोज की फिल्में देखकर मैं बड़ा हुआ हूं, मुझे उन्हीं की तरह जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। जानता हूं कि इसमें खतरा है, लेकिन अगर मुझे कुछ होना होगा तो वो तो यहां पर भी हो सकता है। टाइटन ग्रह जाऊंगा तो शायद मर जाऊंगा, लेकिन अगर नहीं गया तो अपने परिवार को बेघर देखकर पल पल मरूंगा। इसलिए मैं टाइटन ग्रह जाऊंगा अंकल। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर इस मिशन में मुझे कुछ हो जाता है तो आप बस मेरी फैमिली को संभाल लीजिएगा, उनका ध्यान रखिएगा। वीर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डॉक्टर खुराना को अपना फैसला सुनाता है, और उसका कॉन्फिडेंस देखकर डॉक्टर खुराना खुश होकर सहमति में सर हिलाते हैं। ठीक है, फिर मैं अभी से ही तुम्हारे जाने की सारी तैयारी करता हूं। कल से तुम मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए हमारी एजेंसी के इंस्टीट्यूट में आ जाना। गुड लक। डॉक्टर खुराना वीर के कंधे पर हाथ रखते हुए उसका हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं, और जवाब में वीर बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। आज रात वीर को नींद नहीं आ रही थी।
उसे इतने बड़े एडवेंचर पर जाने का मौका जो मिलने वाला था। डॉक्टर खुराना की बातों से साफ था कि जिस लड़की ने वीर की जान बचाई थी वो भी टाइटन पर उसकी कॉम्पिटिटर होगी। पर फिर भी उस लड़की से मिलने की तड़प भी वीर के अंदर बढ़ती जा रही थी। वो पूरी रात वीर ने आंखों में काटी, घड़ी देखते हुए। सुबह होते ही वीर दबे पांव छुपते छुपाते घर से बाहर निकलने ही वाला होता है कि मम्मी की आवाज पीछे से आकर उसे रोक देती है। अरे वीर, इतनी सुबह सुबह कहां जा रहा है? और तू इतनी सुबह कब से उठने लगा? वीर मुस्कुराता है। वो जानता है कि आज फिर उसे मम्मी से झूठ बोलना पड़ेगा, पर अपने किसी स्वार्थ या फेल्योर को छुपाने के लिए नहीं, बल्कि परिवार की रक्षा करने के लिए, परिवार को सुविधा देने के लिए। वीर अब अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाते हुए अपनी मुस्कुराहट छुपा करके ड्रामेटिक तरीके से बोलता है, अरे मम्मी, पता है वो हमारे मैथ्स टीचर है ना। मां चिंतित होती है। अब क्या किया उन्होंने? अरे उनकी टांग टूट गई मां। वीर पैंतरा जड़ता है। हे भगवान! मां का ये रिएक्शन तो लाजमी था। इसीलिए मां, इसीलिए मुझे अब हर रोज उनके घर जाकर पढ़ना होगा, क्योंकि वो कॉलेज तो आएंगे नहीं ना। वीर को पूरा यकीन था कि उसके हर पैंतरे की तरह मां पर आज ये पैंतरा भी काम कर ही जाएगा। वीर फिर मुस्कुराते हुए निकल जाता है। इसी तरह डॉक्टर खुराना के नेतृत्व में वीर की 15 दिन की प्राइमरी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। अब वीर टाइटन पर जाने के लिए तैयार था। पर डॉक्टर खुराना जानते हैं कि प्राइमरी ट्रेनिंग के बाद भी टाइटन जैसे खतरनाक जगह पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। पर वो वीर को रोक भी नहीं सकते थे, क्योंकि टाइटन को वीर की नहीं, बल्कि वीर को टाइटन की जरूरत है। वीर के पिता डॉक्टर खुराना के बहुत अच्छे दोस्त थे और प्रशंसक थे। डॉक्टर खुराना उस दिन वीर के पिता के साथ ही थे जिस दिन उनका मर्डर हुआ था। उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसका राज डॉक्टर खुराना ने आज तक अपने दिल में छुपा रखा था। खुराना बस ये जानते हैं कि आज वीर के पिता की वजह से वो जिंदा हैं, और इसीलिए वीर को एक सही मकाम पर पहुंचाना सिर्फ उनकी जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि उनका लक्ष्य भी है। टाइटन पर जाने से पहले डॉक्टर खुराना वीर से कुछ दिल की बातें कहते हैं। देख पुत्र, ट्रेनिंग से स्किल डेवलप होती है, पर उन स्किल्स पर विश्वास एक्सपीरियंस से आता है। इसीलिए टाइटन पर छोटे छोटे कदम बढ़ाकर पहले अनुभव हासिल करना, छोटे छोटे एलियंस का शिकार करके अपने आप पर विश्वास हासिल करना, और जब एक बार विश्वास आ जाए तो चाहे जो भी हो जाए उसे कभी मत छोड़ना। याद रख पुत्र, बड़े से बड़ा योद्धा भी शहीद हो सकता है। हम मेहनत के आगे किस्मत को नकार नहीं सकते। तेरे पिता आज होते तो तुझे ये कभी नहीं करने देते, पर मैं मजबूर हूं। पर चिंता मुझे भी तेरे पिता जितनी ही है। ये बोलते बोलते खुराना की आंखों से एक आंसू की बूंद टपक जाती है। वीर उन्हें जोर से गले से लगा लेता है। अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी सावधानी से रहूंगा और आपकी दी हुई हर सीख को मानूंगा। वीर उन्हें सांत्वना देता है। डॉक्टर खुराना भी उसे अपने दोनों हाथों से पकड़कर आशीर्वाद देते हैं और टाइटन के लिए विदा करते हैं। टाइटन पर वीर का पहला अनुभव काफी खतरनाक था, पर इस बार वो तैयारी के साथ आया था। डॉक्टर खुराना की सीख को फॉलो करते हुए वीर ने पहाड़ी के रास्ते अपना मिशन शुरू किया। पहाड़ी पर पहुंचते हुए गोधूली बेला शुरू हो चुकी थी। आधा सूरज चट्टानों के पीछे से आंखें मूंद रहा था और उसकी पलकों सी दिखने वाली रोशनी की लाल सफेद रेखाएं बादलों पर बिछ सी गई थीं। उन्हीं रोशनी की पलकों को वीर यूं निहार रहा था जैसे उन किरणों के साथ वो अपने नए जीवन को शुरू कर रहा हो। हवा के झोंकों से उड़ रहे उसके काले लबादे के बीच उसकी कमर पर लटका वो पोटला और चांद के आकार का खंजर साफ नजर आ रहा था। वो खंजर उसे डॉक्टर खुराना ने दिया था। खंजर की धार पर पड़ रही रोशनी मानो सूरज को आईना दिखा रही थी। वीर जानता था कि शाम होने पर शिकार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए वो तेजी से चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसे अचानक पत्थरों के बीच में कुछ रेंगता हुआ दिखाई देता है।
वीर ने एक झटके में अपना खंजर निकाला और तैयार हो गया, पर अचानक से पत्थरों के पीछे की हलचल रुक सी गई। वीर सावधान था, पर कोई हलचल न पाकर वो पत्थरों के करीब गया ताकि झांक कर देख सके कि उसका पहला शिकार आखिर गया कहां। तभी अचानक बड़ी फुर्ती से एक काला कछुआ कूदकर वीर के सीने पर चढ़ जाता है। एक कछुआ, और वो भी इतना फुर्तीला। वीर के लिए यह बहुत ही शॉकिंग था। उसके हाथ से खंजर छूट जाता है और वो अपने कपड़ों को ऐसे झाड़ने लगता है जैसे कि कमीज के अंदर कोई कॉकरोच घुस गया हो। तभी वो काला कछुआ वीर के हाथ के झटके से जमीन पर जा गिरता है। कमाल की बात तो ये कि वो कछुआ भागने के बजाय वीर को घूरे जा रहा था, जैसे किसी द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार रहा हो। वीर ने भी उसकी आंखों में अपनी आंख गड़ा दी और घूरने का एक कंपटीशन शुरू हो गया। वीर उस कछुए की तरफ लपका, पर कछुआ बहुत तेज था, इसीलिए वीर औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। वीर को ऐसा लगा मानो कछुआ उसका मजाक उड़ा रहा हो। वीर फिर उठकर खड़ा हो गया और उसने फिर से कछुए पर धावा बोल दिया। कछुआ पीछे हट गया और फिर से वीर मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। वीर को अब खुद पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। मैं एक कछुआ नहीं पकड़ पा रहा हूं तो क्या करूंगा मैं टाइटन पर। वीर सोच ही रहा था कि कछुए ने वीर की तरफ दौड़ लगा दी। वीर को न जाने क्या हुआ, वो कछुए से दूर भागने लगा। इस दृश्य को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि शिकारी कौन है और शिकार कौन। ये बात समझने में वीर को तब तक का समय लगा जब तक कि उसके खंजर पर रोशनी पड़कर उसकी आंखों में चमक नहीं पड़ी। वीर ने तुरंत अपना खंजर उठाया और पलटकर एक झटके में काले कछुए का सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी उसकी आंखों के सामने नीली रोशनी फैल गई और एक ट्रांसपेरेंट सी स्क्रीन सामने आ गई। उस पर लिखा था, काला कछुआ मारा गया, डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। ये पढ़कर वीर के खूबसूरत चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत ही उस मरे हुए कछुए को जमीन पर रखा और अपने हाथ में लिए खंजर से उसका पेट फाड़ दिया। कछुए के पेट को फाड़ते ही वीर ने आंख बंद करके अपने हाथों को एक पैटर्न में घुमाया और उसे कछुए की एनर्जी अपने अंदर आती हुई महसूस होने लगी। फिर उसने पावर स्क्रीन की तरफ देखा जिस पर लिखा हुआ था, काले कछुए की एनर्जी हासिल हो गई है, आपको जीन पॉइंट्स नहीं मिले। वीर ने पावर स्क्रीन को हल्के से छूने की कोशिश की। स्क्रीन 1 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गई। फिर उस पर लिखा हुआ आया, आपका स्टेटस फर्स्ट लेवल पार नहीं हुआ। अब आपका लाइफ स्पैन होगा 200 ईयर्स। विकसित होने के लिए जरूरी पॉइंट्स 100 जीन पॉइंट्स। हासिल हुए जीन पॉइंट्स 2। डेविल सोल हासिल नहीं हुई। वीर खुशी से झूम उठा। टाइटन पर यह उसका पहला शिकार जो था। वीर का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ चुका था। अब काले कछुओं के शिकार का एक सिलसिला सा चलने लगा। वीर ने कई काले कछुए मारे। फिर धीरे धीरे उसे रियलाइज हुआ कि एक स्टेज के बाद उसे काले कछुओं के जीन पॉइंट्स मिलना बंद हो गए थे। अब टाइटन ग्रह पर बने देव आश्रम में आए हुए उसे 3 महीने बीत चुके थे और इतना समय बीतने पर भी वो आज भी वही है जहां से उसने शुरुआत की थी। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी पूरी जिंदगी यहीं देवाश्रम में ही बीत जाए और वो कभी आगे बढ़ ही ना पाए। इस ख्याल से ही वीर डर के मारे कांपने लग गया। पर किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन वो शिकार ढूंढने के लिए गश्त लगा रहा था कि तभी उसे झाड़ियों के पीछे से कुछ हलचल सुनाई दी। टाइटन के जिस इलाके में वो इस वक्त था, वहां के जानवर भले ही कम खतरनाक थे, फिर भी उनके साथ लापरवाही से नहीं पेश आया जा सकता था। बस यही सोचकर वीर चुपचाप एक पेड़ के पीछे छुप गया और एकटक उस जगह को देखने लगा जहां से उसे हलचल महसूस हुई थी। कुछ ही मिनटों के बाद उसे वहां बने तालाब में से एक कछुआ बाहर जमीन की तरफ आता हुआ नजर आया और उस कछुए को देखकर वीर चौंक गया। इसलिए नहीं क्योंकि उसने पहली बार वहां कोई कछुआ देखा था, बल्कि इसलिए क्योंकि ये कछुआ उसने अभी तक जितने भी कछुए मारे थे उन सब से अलग था। उसने आज तक जितने भी कछुए मारे थे सबका कवच काले रंग का था। वहीं दूसरी तरफ तालाब से बाहर आता हुआ ये कछुआ सुनहरे रंग का था।
उस कछुए को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सोने का बना हुआ हो, और उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे कि कोई कीमती पत्थर। जब तक कोई ध्यान से न देखे तब तक किसी को भी वो कछुआ असली नहीं लगेगा। इतने महीने टाइटन पर रहने के बावजूद ये पहली बार था जब वीर ने इस तरह का कोई जानवर देखा था, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सुनहरा कछुआ बाकी कछुओं से इतना अलग कैसे था। यही ख्याल दिमाग में रखकर वीर शांति से पेड़ के पीछे खड़े रहकर उस कछुए पर वार करने के लिए सही मौके का इंतजार करने लगा। तभी अचानक से वो कछुआ उसी तरफ बढ़ने लगा जहां पर वीर खड़ा हुआ था, जिसे देखकर वीर काफी हैरान हो गया। फिर भी वो अपनी जगह से हिला नहीं। देखते ही देखते वो कछुआ वीर के बगल में आ गया। वीर समझ गया कि उस कछुए को अभी तक वीर की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था। इसी बात का फायदा उठाते हुए वीर ने तुरंत ही उस कछुए को उसके कवच से पकड़ लिया और अपने खंजर से सीधा उसके शरीर के कमजोर अंगों पर निशाना साधने लगा। कुल 6 वार में उस सुनहरे कछुए के सभी 6 पंजों को वीर ने काट डाला। अपने ऊपर अचानक हुए इस अटैक का उस सुनहरे कछुए के पास कोई डिफेंस नहीं बचा था, और वो तुरंत ही तड़पता हुआ जमीन पर पलटकर गिर गया। मौके का फायदा उठाते हुए वीर ने अपने खंजर से उसका पेट चीर के रख दिया, और वीर के ऐसा करते ही उस सुनहरे कछुए ने अचानक से ही तड़पना बंद कर दिया। सेक्रेड ब्लड कछुआ मारा गया। आपने सेक्रेड ब्लड कछुए की डेविल सोल हासिल की है। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। अपने दिमाग में अचानक से ये आवाज सुनकर वीर हैरान रह गया। क्या सचमुच उसने सेक्रेड ब्लड जानवर को मार गिराया था? उसे याद है कि डॉक्टर खुराना ने उसे बताया था कि टाइटन ग्रह पर एलियंस 4 कैटेगरीज में बटे हुए हैं, और सेक्रेड ब्लड एलियन सबसे ऊंची कैटेगरी में आता है। तो इसका मतलब है कि उसने एक सबसे ऊंची कैटेगरी के जानवर को मार गिराया था। एक पल के लिए वीर को लगा जैसे कि वो कोई सपना देख रहा है, और अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए उसने कस के खुद को चुटकी काटी। आई! अपने हाथ पर बहुत तेज दर्द के एहसास से वीर को विश्वास हो गया कि वो कोई सपना नहीं देख रहा था। वाकई में उसने इस कैटेगरी के जानवर को मारा है। इस बात का एहसास होते ही वीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और वो खुशी खुशी उस सुनहरे कछुए की एनर्जी हासिल करने में लग गया। सेक्रेड ब्लड कछुए की एनर्जी हासिल करने के बाद वीर अपने सामने आई पावर स्क्रीन की तरफ देखने लगा, जिस पर लिखा था, आपको सुनहरे कछुए की एनर्जी हासिल हो गई है। आपने 7 सेक्रेड जीन पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। यह पढ़कर वीर को ऐसा लगा जैसे कि उसने पूरी दुनिया ही जीत ली हो। टाइटन ग्रह में आने के बाद यह उसकी पहली सफलता थी। कहां अभी कुछ देर पहले तक तो उसे एक भी जीन पॉइंट्स नहीं मिला था, और अब उसके 7 जीन पॉइंट्स हैं, और वो भी सेक्रेड जीन पॉइंट्स। इसके अलावा उसे यह बात भी अच्छे से पता है कि सेक्रेड ब्लड एलियंस की सोल बिना किसी शक सबसे अच्छी डेविल सोल होती है, और अगर वो उसे बेचने जाएगा तो उसे इसकी अच्छी खासी रकम मिलेगी। इसलिए उसका खुश होना लाजमी था। सुनहरे कछुए की एनर्जी हासिल करने के बाद वीर ने उस कछुए का कवच उसके शरीर से अलग करने के लिए उसके शरीर को चीरा ही था कि तभी एक टन की आवाज के साथ उसका खंजर किसी ठोस मेटल से जा टकराया, और वीर वहीं का वहीं रुक गया। जितनी उसे इन कछुओं के बारे में समझ थी, उसके हिसाब से ये कछुए और केकड़े एक जैसे ही होते हैं, ऊपर से सख्त और अंदर से नर्म। उनके मांस में कोई हड्डी नहीं होती है, फिर उसके शरीर में ये मेटल कहां से आया? ये सोचकर वीर ने उस सुनहरे कछुए के पेट को और चौड़ा करके चीरा, और मांस के अंदर उसे काले रंग के मेटल का टुकड़ा नजर आने लगा। वीर ने तुरंत ही उस मेटल के आसपास घिरे मांस को अच्छे से साफ किया, और कुछ ही सेकंड्स में वो काला मेटल उसे साफ साफ नजर आने लगा। पहली झलक में देखने पर वीर को वो कोई आम मेटल लगा, लेकिन जब उसने उस पत्थर को बाहर निकाला तब उसे एहसास हुआ कि वो कोई मेटल नहीं बल्कि काले रंग का क्रिस्टल पत्थर था, जिसका आकार किसी कबूतर के अंडे के बराबर था। वीर ने उस क्रिस्टल पत्थर को हाथ में ले लिया, लेकिन बहुत गौर से देखने पर भी वीर को उस पत्थर में कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। दूर से देखने में वो क्रिस्टल पत्थर किसी चमकते हुए पत्थर के टुकड़े की तरह खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उसे करीब से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि उस पर करोड़ों सितारों की चमक पड़ रही हो।
जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। ये टाइटन ग्रह का सबसे कम खतरे वाला इलाका है। यहां तो प्राइमरी एलियंस भी बहुत मुश्किल से नजर आते हैं, तो सेक्रेड ब्लड एलियंस की तो बात ही छोड़ दो। तो फिर ये सेक्रेड ब्लड सुनहरा कछुआ यहां अचानक से कैसे आ गया? और इससे पहले तो मैंने कभी भी सेक्रेड ब्लड कछुओं के बारे में सुना ही नहीं। वैसे भी ये काले कछुए बहुत कमजोर होते हैं, और ये सेक्रेड ब्लड सुनहरा कछुआ तो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। ये कहीं से भी सबसे ऊंची कैटेगरी का एलियन तो नहीं लग रहा था। तो क्या इस क्रिस्टल की वजह से ये कछुआ इतना सुनहरा लग रहा था? वीर गहरी सोच में पड़ गया, पर काफी देर तक सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया। इसीलिए बिना ज्यादा सोच विचार किए वीर ने उस काले क्रिस्टल को अपनी जेब में डाला और एक बार फिर से उस सुनहरे कछुए के कवच को उसके शरीर से अलग करना शुरू कर दिया। सेक्रेड ब्लड कछुए का कवच भी बहुत कीमती होता है। अगर उसे बेचा जाए तो उसकी अच्छी खासी कीमत मिल सकती है। इसीलिए वीर ने सावधानी से सुनहरे कछुए के कवच को उसके शरीर से अलग कर अपने बैग में रख लिया। आज वाकई में उसका दिन काफी अच्छा था। आज न सिर्फ उसे सेक्रेड ब्लड एलियन को मारकर उसकी राक्षसी आत्मा हासिल हुई है, बल्कि उसे 7 सेक्रेड जीन पॉइंट्स भी मिले हैं। और तो और उसे ये यूनिक काला क्रिस्टल भी हासिल हुआ। और वीर को ऐसा इंट्यूशन हो रहा था कि ये काला क्रिस्टल कोई आम क्रिस्टल नहीं या आम पत्थर नहीं है, बहुत ही खास है। इतनी बड़ी सफलता हासिल होना वीर को किसी सपने जैसा लग रहा था। जैसा उसका एक्सपीरियंस था उस हिसाब से तो एक प्राइमरी एलियन को ही मारना उसके लिए बहुत मुश्किल था। फिर यहां तो उसने एक सेक्रेड ब्लड एलियन को मारा था, इसीलिए उसके लिए यह वाकई में बहुत बड़ी सफलता थी। वीर को भले ही टाइटन ग्रह पर आने से पहले मार्शल आर्ट्स की एडवांस ट्रेनिंग मिली थी, पर वो इस ग्रह पर मौजूद खतरनाक एलियन से मुकाबला करने के लिए काफी नहीं थी। साथ ही साथ उसके पास कोई डेविल सोल भी नहीं थी जिससे वो अपना रूप बदल सके या उस डेविल सोल को अपना हथियार और कवच बना सके। टाइटन ग्रह के बाजार में ये डेविल सोल इतनी महंगी थी कि वीर उसे खरीद भी नहीं सकता था। बिना इन सब साधनों के वीर ने अब तक सिर्फ कमजोर एलियंस को ही मारकर जीन पॉइंट्स हासिल किए थे। लेकिन जितना ज्यादा वो इन कमजोर एलियंस की एनर्जी हासिल कर रहा था, उसके विकसित होने की प्रक्रिया उतनी ही धीमी होती जा रही थी। और यही वजह थी कि टाइटन ग्रह पर 3 महीने से ज्यादा बिताने के बाद भी उसने अभी तक फर्स्ट लेवल भी पार नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि उसने किसी ताकतवर एलियन को मारने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन सबसे कमजोर प्राइमरी एलियन भी उसकी जान के लिए खतरा बन गया था, जिसकी वजह से उसे करीब 1 महीने तक देव आश्रम में आराम करना पड़ा था। वीर जानता था कि अगर वो किसी खतरनाक एलियन का शिकार नहीं करेगा तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और यही वजह थी कि आज वो किसी ताकतवर एलियन की तलाश में निकला था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी होगी कि उस एक ही दिन में इतना कुछ हासिल हो जाएगा। शूरवीर में अब आगे सुनिए काले क्रिस्टल की शक्ति। लेकिन अब धीरे धीरे समय उसके हाथ से निकल रहा है। उसके रिश्तेदारों का दिया हुआ 6 महीने का समय जल्द ही खत्म हो जाएगा और वो अभी तक 3 करोड़ रुपए नहीं कमा पाया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके रिश्तेदार उसके घर पर कब्जा कर लेंगे और फिर उसके यहां टाइटन ग्रह पर आने का कोई फायदा नहीं होगा। ये ख्याल आते ही वीर तुरंत ही अपनी आंखें खोलता है और उठकर बैठ जाता है। उसे इस बात का एहसास है कि अब उसके पास वाकई में बहुत कम समय बचा हुआ है। बस वो ये नहीं समझ पा रहा है कि ऐसा क्या करे कि जल्द से जल्द उसे 3 करोड़ रुपए मिल जाएं। अगर वो सुनहरे कछुए के कवच को बेच भी देता है तब भी वो इतने रुपए नहीं कमा पाएगा। उसके लिए उसे किसी और ताकतवर एलियन का शिकार करने की जरूरत है। पर दिक्कत यह है कि इस समय वीर की स्ट्रेंथ और तकनीक दोनों ही किसी ताकतवर एलियन का शिकार करने के लायक नहीं है। फिर ऐसे में वो कैसे किसी ताकतवर एलियन से जाकर भिड़ जाए? ये तो फिर वही बात हो जाएगी कि आ बैल मुझे मार। ये तो मुसीबत बुलाने वाली बात होगी। वीर इन्हीं सब उलझनों में खोया हुआ था कि तभी उसे कुछ याद आता है। वो तुरंत ही अपनी जेब से काले क्रिस्टल को निकालता है और बड़े ही ध्यान से उसे देखता रहता है। उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस तरह का पत्थर है और इसमें ऐसी कौन सी शक्तियां हैं
जिसने एक आम कछुए को इतना खास बना दिया था। तभी वीर की नजर अपने कमरे के कोने में रखे एक पिंजरे पर पड़ती है, जहां कुछ दिन पहले उसने एक बड़ी सी बिल्ली को कैद करके रखा था। हरे रंग की वो बिल्ली आम बिल्लियों से काफी अलग थी, ठीक वैसे ही जैसे टाइटन ग्रह के बाकी सभी जानवर थे। काले कछुओं की तरह ये हरी बिल्ली भी एक आम एलियन थी। वीर इन बिल्लियों का शिकार करके उन्हें अपने साथ वापस लेकर आता था, ताकि उनकी एनर्जी हासिल करके वो अपने जीन पॉइंट्स बढ़ा सके। लेकिन कुछ समय बाद इन बिल्लियों से हासिल हुई एनर्जी से उसके जीन पॉइंट्स बढ़ना बंद हो गए। इसीलिए उसने एक आखिरी हरी बिल्ली को कैद में ही छोड़ दिया था और इसके बाद में लगभग भूल ही गया था। ये काफी हैरानी वाली बात थी, ये हरी बिल्ली अभी तक जिंदा है। वीर तुरंत ही पिंजरे में से उस हरी बिल्ली को निकालता है और कुछ सेकंड सोचने के बाद वो काला क्रिस्टल उसे खिलाने ही वाला होता है कि तभी वो कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अधमरी सी वो हरी बिल्ली काले क्रिस्टल को देखते ही अपनी पूरी ताकत लगाकर झट से अपनी जुबान बाहर निकालती है और इससे पहले कि वीर कुछ समझ पाए, वो हरी बिल्ली उस काले क्रिस्टल को पूरी तरह से निगल लेती है। इस काले क्रिस्टल में कुछ तो खास बात है। वीर हैरानी से सब कुछ देखता हुआ सोचता है। उसके देखते ही देखते वो हरी बिल्ली, जो कुछ समय पहले मरने की कगार पर थी, उसमें अचानक से ही जान आ जाती है। अपने चारों पंजों से वो वीर पर वार करने की कोशिश करती है और जब वो इसमें सफल नहीं हो पाती तो जिस हाथ से वीर ने उसकी गर्दन को पकड़ा हुआ था, उसी हाथ को वो अपने दांतों से काटने की कोशिश करती है। वीर उस हरी बिल्ली को पिंजरे में वापस डाल देता है और ध्यान से उसकी हर हरकत पर नजर रखता है। वो हरी बिल्ली, जिसने इतने दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, अचानक से ही एनर्जी से भर जाती है और पिंजरे से बाहर निकलने के लिए तेजी से हाथ पांव मारने लगती है। वीर वापस अपनी जगह पर बैठकर हरी बिल्ली की हर एक हरकत को ध्यान से देखता है। उसके दिमाग में एक शक था और अगर उसका यह शक यकीन में बदल गया तो इससे यह बात तो पक्की हो जाएगी कि उसके हाथ बहुत ही अनमोल चीज लगी है, एक ऐसी चीज जो सेक्रेड ब्लड एलियन से भी कहीं ज्यादा कीमती है। इस ख्याल भर से ही वीर का रोम रोम एक नए उत्साह से भर गया था, लेकिन साथ साथ उसे ये डर भी सता रहा था कि कहीं अगर उसका शक गलत निकला तो उम्मीद कि वो इस किरण को खो देगा। इसीलिए वो अपनी सांस रोके पिंजरे को ऐसे एकटक देख रहा था जैसे कोई स्टूडेंट अपने रिजल्ट का इंतजार करता है। वीर उस पिंजरे को देखने में इतना मग्न था कि उसे किसी भी चीज की सुध नहीं थी, यहां तक कि भूख का भी एहसास उसे तब हुआ जब उसे सूप की खुशबू आई। वीर अपने बाउल से सूप पीने ही जा रहा था कि तभी उसे कुछ टूटने की आवाज आती है। वो तुरंत ही मुड़ता है और देखता है कि हरी बिल्ली पिंजरा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, यहां तक कि उसने कुछ सलाखें तोड़कर अपना सिर भी बाहर निकाल लिया था। वीर के देखते ही देखते उसके शरीर का हल्का हरा रंग गहरे हरे रंग में बदल गया। उसके दांत और नाखून पहले से भी ज्यादा नुकीले और पैने हो गए। एक पल के लिए वीर इतना ज्यादा हैरान हो गया था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और जब तक उसे समझ आया तब तक वो हरी बिल्ली पिंजरा तोड़ के बाहर आने ही वाली थी। मौके की गंभीरता को समझते हुए वीर तुरंत ही अपना खंजर उठाता है और इससे पहले कि वो हरी बिल्ली पिंजरा तोड़कर पूरी तरह से बाहर निकले, वीर उस हरी बिल्ली के पेट में खंजर भोंककर उसे मार डालता है। वो हरी बिल्ली कुछ देर तक तड़पते हुए वहीं जमीन पर ढेर हो जाती है। हरी बिल्ली के मरते ही वीर के सामने पावर स्क्रीन आ जाती है जिस पर लिखा था, प्राइमरी हरी बिल्ली मारी गई। आपने कोई डेविल सोल हासिल नहीं की है। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। अपने दिमाग में इस आवाज को सुनकर वीर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। प्राइमरी हरी बिल्ली यानी कि प्राइमरी एलियन, इसका मतलब मेरा शक सही निकला। यह क्रिस्टल वाकई में एलियंस को डेवलप होने में मदद करता है। वीर की खुशी का ठिकाना नहीं था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस समय अपनी खुशी का इजहार किस तरह से करे। अगर उसका बस चलता तो शायद वो खुशी के मारे नाचने भी लग जाता।
कुछ देर बाद जब उसकी खुशी थोड़ी कम होती है, तब वो अपने खंजर से उस हरी बिल्ली के पेट को चीरकर उस काले क्रिस्टल को बाहर निकालता है, बिना इस बात की परवाह किए कि उस काले क्रिस्टल पर अभी भी हरी बिल्ली का खून लगा हुआ है। वीर खुशी के मारे उसे चूम लेता है। थोड़ी देर बाद उस क्रिस्टल को साफ करके वीर उसे अपने हाथ में इस तरह पकड़ता है जैसे कि वो क्रिस्टल नहीं बल्कि कोई अनमोल खजाना हो। इस क्रिस्टल की ही वजह से वो काला कछुआ सुनहरे कछुए में बदलकर एक सेक्रेड ब्लड एलियन बना था। अगर ये हरी बिल्ली भी डेवलप होना जारी रखती तो क्या ये भी एक सेक्रेड ब्लड एलियन बन जाती? ये ख्याल भर ही इतना कमाल का था कि वीर को किसी सपने जैसा लग रहा था। खुद को विश्वास दिलाने के लिए वीर ने एक बार फिर से खुद को चुटकी काटी और तेज दर्द के एहसास ने उसे यकीन दिला दिया कि वो सपना नहीं देख रहा है, ऐसा वाकई में हुआ है। और इस बात का एहसास होते ही उसका रोम रोम खुशी से झूम उठता है। आज वाकई में उसका बहुत अच्छा दिन है। एक ही दिन में इतनी सारी सफलताएं हाथ लगना कोई छोटी बात नहीं थी। कुछ देर तक खुशी मनाने के बाद वीर उस काले क्रिस्टल को संभाल के रख देता है और टाइटन ग्रह के फल और सब्जियों से बने सूप को पीने लग जाता है। क्या पता उसकी किस्मत अच्छी हो और इस सूप को पीकर कोई और अचीवमेंट उसके हाथ लग जाए। बस यही ख्याल दिमाग में रखकर वीर उस सूप को पूरी तरह से खत्म कर देता है और जैसे कि उसे उम्मीद थी, सूप को खत्म करते ही वो एक और सीक्रेट जीन पॉइंट हासिल कर लेता है। कुल मिलाकर अब उसके पास 8 सीक्रेट जीन पॉइंट्स हो गए थे। अगर वीर के पास कोई खास हथियार या साधन होते तो शायद वो एक सीक्रेट जीन पॉइंट से ज्यादा हासिल कर लेता, लेकिन ये भी बुरा नहीं है, खासकर तब जब कुछ घंटों पहले उसे एक सीक्रेट जीन पॉइंट तो दूर कोई आम जीन पॉइंट भी नहीं मिला था। तभी वीर को याद आता है कि पहाड़ी पर उस सुनहरे कछुए को मारने के बाद उसने उसकी डेविल सोल भी हासिल की थी, और ये ख्याल आते ही वो एक बार फिर से पावर स्क्रीन पर अपना डेटा चेक करता है। आपका स्टेटस फर्स्ट लेवल पार नहीं हुई। अब आपका लाइफ स्पैन होगा 200 साल। विकसित होने के लिए जरूरी पॉइंट्स 100 जीन पॉइंट्स। हासिल हुए जीन पॉइंट्स 79 जीन पॉइंट्स। 8 सीक्रेट जीन पॉइंट्स। डेविल सोल, सीक्रेट ब्लड सुनहरा कछुआ। सीक्रेट ब्लड सुनहरे कछुए की डेविल सोल की कैटेगरी कवच। सीक्रेट ब्लड सुनहरे कछुए की डेविल सोल का कवच कैसा दिखता होगा? अपना डेटा पढ़ने के बाद वीर सोच में पड़ जाता है। अभी वो इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक हवा में उसे एक सुनहरी परछाई नजर आती है जो देखने में बिल्कुल सुनहरे कछुए के जैसी थी। वो परछाई वीर के शरीर से चिपककर किसी सुनहरे लिक्विड की तरह वीर के पूरे शरीर में फैलकर उसे ढकने लगती है। देखते ही देखते वीर का पूरा शरीर, यहां तक कि उसके बाल तक, सब उस सुनहरे लिक्विड से ढक जाते हैं। यह सुनहरा कवच बहुत ही ज्यादा ताकतवर और असरदार था। साथ ही उस कवच में कई शक्तियां और तेजी भी थी। सुनहरी चमक के साथ वो कवच बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बल्कि पहली झलक में तो वो कवच कम और सोने से बना कपड़ा ज्यादा लग रहा था। बस दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि उस कवच ने उसके शरीर को सिर से लेकर पांव तक ढक दिया था। इस सुनहरे कवच में एक ही कमी थी, और वो ये कि जहां जहां उस कवच में जोड़ था वहां वहां उसमें थोड़ी दरारें थीं। सिवाय इस एक कमी के उस कवच में और कोई दूसरी कमी नहीं थी। यहां तक कि उस कवच को पहनने के बाद वीर को शरीर में किसी भी तरह की हैवीनेस भी नहीं लग रही थी, बल्कि उसका शरीर और भी हल्का और भी फुर्तीला हो गया था। उस कवच को पहनने के बाद वीर खुद को अपने पसंदीदा सुपर हीरो आयरन मैन के जैसा महसूस कर रहा था, और यह एहसास कमाल का था। वाकई ये कवच तो कमाल का है, और बाकी प्राइमरी डेविल सोल के कवच के मुकाबले जो यहां ज्यादातर लोगों के पास है, यह सुनहरा कवच कहीं ज्यादा खूबसूरत है। वीर खुशी के मारे झूम रहा था और सोच रहा था, जब से वो यहां टाइटन ग्रह पर है तब से यह पहली बार है जब वो इतना ज्यादा खुश था। जब वो देव आश्रम में बाकी सभी लोगों को उनके प्राइमरी डेविल सोल के बने कवच में देखता था तो कहीं ना कहीं उसे बहुत जलन होती थी।
पर किसे पता था कि एक दिन उसे भी एक सेक्रेड ब्लड एलियन की डेविल सोल हासिल हो जाएगी। शूरवीर में अब आगे सुनिए सनकी और फुर्तीले टिड्डे। उस रात वीर को 3 महीनों में पहली बार एक सुकून भरी नींद आई थी, क्योंकि उस रात उसे ऐसा लग रहा था कि जिस मकसद के लिए वो यहां आया था वो जल्द ही पूरा हो जाएगा। और इस ख्याल भर से ही वीर के रोम रोम में सुकून छा गया था। अभी एक दिन पहले तक तो वो बहुत ही हताश और निराश महसूस कर रहा था। आखिर 18 साल के लड़के के लिए 3 करोड़ की रकम इकट्ठा करना कोई आसान बात नहीं है, खासकर वीर के लिए। पर अब सब कुछ बदल चुका था। अब उसके हाथ खजाना जो लग गया था। सुनहरे कछुए का कवच अभी भी उसके पास है, जो कम से कम 1 से 2 करोड़ तक की कीमत का होगा। इसके अलावा उसके पास काला क्रिस्टल भी है, जिससे वो आम एलियंस को डेवलप कर सकता है। और जब तक ये काला क्रिस्टल उसके पास है तब तक 3 करोड़ रुपए कमाना कोई मुश्किल बात नहीं है। हरी बिल्ली की लाश को जमीन पर पड़ा देखकर वीर कुछ देर तक सोचता है और फिर उसकी एनर्जी खुद हासिल करने के बजाय उसे एक शीशी में बंद करके सावधानी से अपने बैग में रख लेता है। अब उसे एक एलियन को पकड़ने की जरूरत है, जिसे वो काले क्रिस्टल की ताकत से डेवलप कर सके और फिर उसकी एनर्जी को पैसों के लिए बेच सके। अब जब उसके पास सेक्रेड ब्लड डेविल सोल का कवच है तो वो आसानी से आम एलियंस के बजाय म्यूटेंट एलियंस का शिकार कर सकता है और इसमें उसकी जान को ज्यादा खतरा भी नहीं होगा। प्राइमरी एलियंस की ज्यादा कीमत नहीं होती है और एक आम एलियन को प्राइमरी एलियन में बदलने के लिए उसे कम से कम 1 दिन का इंतजार करना होगा। इसलिए वीर फैसला करता है कि वो कम से कम 1 म्यूटेंट एलियन की एनर्जी बेचेगा ताकि उसे जल्द से जल्द 3 करोड़ रुपए मिल सकें। बस यही सोचकर वीर पूरी तैयारी के साथ अपने कमरे से बाहर निकलता है। हालांकि जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वहां मौजूद कुछ लोग उसकी तरफ इशारा करके हंस रहे थे, मानो उसका मजाक उड़ा रहे हों। उनमें से कोई भी वीर के पास तक नहीं आ रहा था। सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो कोई भूत हो। हैरानी की बात तो ये थी कि वो सभी लोग वीर की ही तरह पृथ्वीवासी थे, पर फिर भी वो सब वीर से दूर ही रहते थे। आमतौर पर जब पृथ्वी से कोई टाइटन ग्रह पर आता है तो फिर चाहे वो कितना ही कमजोर क्यों ना हो, अगर उसकी मार्शल आर्ट्स की तकनीक थोड़ी बहुत भी अच्छी होती है तो उसे यहां कोई ना कोई साथी मिल ही जाता है और फिर वो लोग साथ मिलकर प्राइमरी एलियंस का शिकार करते हैं। पर वीर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर उसे देव आश्रम में एक भी साथी मिल जाता तो शायद उसे एलियंस का शिकार करने में और डेवलप होने में इतनी परेशानी नहीं होती। लेकिन वीर का साथ देना तो दूर, उल्टा सब उससे दूर भागते थे। 3 महीने से ज्यादा टाइटन ग्रह में गुजारने के बाद वीर को अब इसकी आदत हो गई थी। इसलिए अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उसका मजाक बना रहा है या उससे कोई दूर भाग रहा है। दरअसल उन लोगों के इस तरह के बर्ताव के पीछे भी एक कहानी है, जिसे याद करके वीर आज भी एम्बैरेस हो जाता है। तीन महीने पहले जब वो पहली बार देव आश्रम आया था तब उसकी नजर एक बड़ी सी सफेद लोमड़ी पर पड़ी थी। पहले तो वीर उस लोमड़ी को देखकर काफी हैरान हुआ था, क्योंकि उस लोमड़ी की कदकाठी पृथ्वी ग्रह की लोमड़ी से काफी अलग थी। पर फिर उसे एहसास हुआ कि वो इस समय पृथ्वी पर नहीं बल्कि टाइटन पर है और ये लोमड़ी कोई आम लोमड़ी नहीं बल्कि एक एलियन है। इस बात का एहसास होते ही वीर तुरंत ही अपना खंजर निकालकर उस सफेद लोमड़ी पर निशाना साधता है। वीर की तरफ उस सफेद लोमड़ी के पीछे का हिस्सा था, इसलिए वो लोमड़ी अपनी तरफ होने वाले वार को देख नहीं पा रही थी। इसी बात का फायदा उठाकर वीर पूरी सावधानी के साथ अपने खंजर से उस लोमड़ी पर पीछे से वार कर देता है। वीर का ये एक वार पूरे देवाश्रम में उसे और अवनी शेरगिल को मजाक का विषय बना गया था। क्यों? क्योंकि वो सफेद लोमड़ी कोई एलियन नहीं बल्कि अवनी शेरगिल खुद थी, जो वीर की ही तरह एक पृथ्वीवासी थी। जब वीर ने उस पर वार किया उस समय डेविल सोल की शक्ति का इस्तेमाल करके अवनी ने अपना रूप बदल रखा था। अवनी शेरगिल पूरे देवाश्रम में सबसे ताकतवर लड़की थी। सेक्रेड जीन पॉइंट्स के साथ उसके फिजिकल डेवलपमेंट की पहली लेवल
पूरी होने ही वाली थी और वो दूसरे लेवल की तरफ बढ़ रही थी। ऐसे में अभी अभी आया एक लड़का इस तरह से उस पर पीछे से वार करे, उसके लिए काफी बेइज्जती की बात थी। और यही वजह थी कि यह हादसा सबके लिए मजाक बन गया था। हालांकि किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अवनी के सामने इस बात का मजाक बनाए, लेकिन पीठ पीछे सभी इस बात पर हंसते थे। और तभी से देव आश्रम में वीर सनकी नाम से फेमस हो गया। इस हादसे के बाद से अवनी ने खुलेआम इस बात का ऐलान कर दिया कि देव आश्रम में अगर कोई भी वीर के साथ नजर भी आ गया तो वो इंसान बिना कुछ किए ही अवनी के दुश्मनों की लिस्ट में आ जाएगा। देव आश्रम में कोई भी अवनी की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। आखिर पानी में रहकर मगर से बैर कौन रखता है, और एक पल के लिए अगर कोई अवनी शेरगिल से दुश्मनी मोल लेना चाहे भी तो भी वीर रहेजा जैसे कमजोर इंसान के लिए ये कोई क्यों करना चाहेगा। बस यही वजह थी कि देव आश्रम में सभी वीर से अपनी दूरी बनाए रखते थे। जैसे वीर के लिए टाइटन ग्रह पर पहले से ही कम मुसीबतें थीं कि सोने पर सुहागा करने के लिए वो अवनी शेरगिल की ब्लैकलिस्ट में भी आ गया। पर वीर इसके लिए अवनी को गलत नहीं ठहरा सकता, क्योंकि गलती खुद वीर की ही थी। वो पहली बार सिर्फ अपने शहर से ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी से ही दूर किसी दूसरे ग्रह पर आया था और काफी ज्यादा नर्वस था। साथ ही साथ उसने कभी भी ना तो ऐसे अजीब से जानवर देखे थे और ना ही किसी को ऐसे रूप बदलते देखा था। हाँ, अपनी मां के साथ वो एक सीरियल देखता था जिसमें लड़की अपना रूप बदलकर नागिन बन जाती थी, पर असल जिंदगी में उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। कम से कम इच्छाधारी लोमड़ी तो नहीं देखी थी, किसी फिल्म या सीरियल में भी नहीं। तो ऐसे में उससे इस तरह की गलती होना लाजमी था, पर फिर भी वो अवनी शेरगिल को कोई दोष नहीं देना चाहता था। यही क्या कम है कि उसकी इस गलती पर अवनी ने गुस्से में उसे जान से मारा नहीं, वरना 18 साल की कम उम्र में ही उसकी फोटो पर हार अच्छा नहीं लगता। देवाश्रम में टेलीपोर्ट होकर आने में एक ही बात सबसे अच्छी है, और वो ये कि यहां पर मौजूद लोग किसी सीक्वेंस में नहीं चुने जाते। इसलिए यहां पर वीर की जान पहचान का कोई भी नहीं है, और तभी किसी को भी वीर का असली नाम भी नहीं पता। यह भी एक वजह है कि सभी लोग वीर को सन के नाम से ही जानते हैं। उन लोगों की बातों पर ध्यान दिए बगैर वीर बिना किसी से कुछ कहे अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता है। आमतौर पर प्राइमरी एलियंस देव आश्रम से कुछ 10-12 किलोमीटर की दूरी पर पाए जाते हैं। इससे पहले वीर ने उस इलाके में जाने की कभी हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो इस लायक नहीं था कि प्राइमरी एलियंस का सामना कर सके। पर अब उसके पास उसका कवच है, इसलिए वो आसानी से प्राइमरी एलियंस का शिकार कर सकता है। पिछली बार तो एक तांबे के दांत वाले गैंडे का शिकार करने की कोशिश में बुरी तरह से घायल हो गया था, और दुख की बात तो यह थी कि वो एलियन प्राइमरी एलियंस की कैटेगरी में सबसे कमजोर एलियन था। पर फिर भी उसने वीर को बुरी तरह से घायल कर दिया था। पर अब वीर आसानी से उस तांबे के दांत वाले गैंडे को मार सकता था। पर फिर भी इस समय वीर उस तांबे के दांत वाले गैंडे का शिकार करने के बजाय फुर्तीले टिड्डे का शिकार करने का फैसला करता है। हालांकि प्राइमरी एलियन के तौर पर फुर्तीले टिड्डों का शिकार बहुत ही नाजुक होता है, और अगर उनकी कमजोर जगह पर वार किया जाए तो उन्हें एक आम खंजर से ही आसानी से मारा जा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि फुर्तीले टिड्डे इतने तेज होते हैं कि आम आदमी के लिए उनकी स्पीड का मुकाबला कर पाना आसान नहीं होता, और उनके आरी जैसे तेज पैर आसानी से एक इंसान की हड्डी पसली एक कर सकते हैं। एक बार ये फुर्तीले टिड्डे अगर किसी इंसान पर वार कर दें तो वो भले ही मरे या ना मरे, लेकिन अपाहिज जरूर हो जाता है। बस इसीलिए बहुत ही कम लोग इन फुर्तीले टिड्डों के शिकार के लिए निकलते हैं। लेकिन वीर के लिए इन फुर्तीले टिड्डों का शिकार करना सबसे बेस्ट ऑप्शन था। चाहे ये कितने ही फुर्तीले और ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अंत में हैं तो प्राइमरी एलियंस ही। चाहे ये फुर्तीले टिड्डे किसी भी तरह से वार करें, लेकिन वीर के सुनहरे कवच को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और वीर आसानी से उन्हें मार सकता है। और सबसे जरूरी बात, इन फुर्तीले टिड्डों के हाथ पांव और पंख कट जाने के बाद भी ये जिंदा रहते हैं। बस इसके बाद ये किसी पर वार नहीं कर पाते। इसलिए इस तरह से वीर आसानी से इन टिड्डों को अपने साथ ले जाकर काली क्रिस्टल की शक्ति की मदद से इन्हें एक म्यूटेंट एलियंस में बदल सकता है, और उसके बाद
इनकी एनर्जी को बेच सकता है। और क्या पता, अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई तो कुछ फुर्तीले टिड्डों को मारकर उसे डेविल सोल भी हासिल हो सकती है। फुर्तीले टिड्डों की डेविल सोल एक तेज लंबे खंजर के आकार में होती है, एक ऐसा हथियार जिसे चलाने में वीर ने महारत हासिल कर रखी है। हालांकि यह तेज लंबा खंजर कहने को तो प्राइमरी एलियन की डेविल सोल से बना एक हथियार है, लेकिन फिर भी सभी हथियारों में सबसे तेज है। यहां तक कि इसकी तुलना म्यूटेंट एलियंस की डेविल सोल से बने हथियार से की जा सकती है। क्योंकि फुर्तीले टिड्डों का शिकार खतरनाक होता है, इसलिए बहुत ही कम लोग इसके शिकार के लिए निकलते हैं, और उससे भी कम लोगों के पास फुर्तीले टिड्डों की डेविल सोल से बना हथियार होता है। इसीलिए यह बहुत ही रेयर हथियार है, और अगर इसे बेचा जाए तो इसकी कीमत 2 करोड़ से भी ज्यादा की होगी। इसलिए वीर चाहता था कि वो फुर्तीले टिड्डे की डेविल सोल को हासिल कर ले। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो फिर उसे म्यूटेंट एलियन की एनर्जी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे वीर फुर्तीले टिड्डों के इलाके के करीब जा रहा था, वैसे वैसे उसे कम से कम लोग दिख रहे थे, और फुर्तीले टिड्डों के इलाके के आसपास तो उसे एक भी इंसान नजर नहीं आया। वीर जानता था कि इस इलाके में उसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है, इसलिए वो तेजी से चलने के बजाय बहुत ही धीमे धीमे कदम रख रहा था। वो पूरा इलाका लंबी घास और पेड़ से भरा हुआ था। ऐसे में इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल था कि फुर्तीला टिड्डा कहां छुप कर बैठा होगा। एक छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है, इसीलिए जल्दबाजी में मरने से अच्छा है कि आराम से काम को अंजाम दिया जाए। आखिर दुर्घटना से देर भली होती है। वीर बस यही सोचे जा रहा था।